औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और न्यूरो बिहेवियरल साइंसेस एंड न्यूरो साइकोलॉजी के आज के लेक्चर साइकोफार्माकोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर्स के हवाले से। पैनिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर जो है इसमें कौन सी इसकी साइकोफार्माकोलॉजी क्या होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। इसके अलावा हमारा आज का है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इन हवाले से और इनकी साइकोफार्माकोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल एंजाइटी फेयर होती है जो कि हम आम जो हमारी जो डेंजरस सिचुएशन होती हैं, सोशली डेंजरस या फिज़िकली डेंजरस सिचुएशन के अंदर जो इंसान फील करता है। लेकिन एक एक्सेसिवली प्रोलॉन्ग्ड इवेंट्स के हवाले से होता है जिसमें इंटेंस फेयर पाया जाता है, इंटेंस जिसमें कोई उसकी प्रिसिपिटेटिंग इवेंट नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जो है इंसान खौफ का शिकार होता है। तो वो बेसिकली हमारी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एक जो पैनिक अटैक्स होते हैं, इंटेंस फेयर और डिस्कम्फर्ट जो है वो उसमें सडन होता है और ये फौरी तौर पर इंसान जो है वो इंटेंस फेयर उसके अंदर होता है और उसको पैनिक्स आते हैं उस हवाले से। और इसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स आती हैं तकलीफ़ थे कि उसका इंसान का जो हार्ट रेट बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है, स्वीटिंग हो जाती है, ट्रेमलिंग हो जाती है और सेंसेशंस ऑफ डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, चेस्ट का डिस्कम्फर्ट ऑफ पेन हो जाता है, डिजीनेस हो जाती है। और इसके अलावा फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी होती हैं, अपने ऊपर इंसान का कंट्रोल ख़त्म करने का उसे फेयर होता है या जैसे जैसे मर जाएगा, नमनेस होती है। इसके अलावा जो है वो अगर ये पैनिक अटैक्स रिपीटेडली होते हैं और इंसान वरी होता है कि उसे दोबारा फिर से अटैक होगा, दोबारा से होगा, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस किया जाता है। ये एगोराफोबिया के साथ होता है और विदाउट एगोराफोबिया होता है। एगोराफोबिया बेसिकली फेयर होता है अवॉइडेंस का, प्लेसेस को अवॉइड करने का जिनमें इंसान जो है वो समझता है कि वहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो जाता है और उसमें इंसान को फेयर होता है कि उसे पैनिक अटैक जो है होगा। तो पैनिक डिसऑर्डर के हवाले से जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी हैं, पैनिक के उसकी वजह से हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो ससेप्टेबल पीपल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादा ये इसके चांसेस होते हैं, किसी भी एक्शन की वजह से होते हैं जो उनके एक्टिविटी को, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसमें स्टिमुलेंट्स लेने की वजह से, यानी कॉफ़ी वगैरह या एक्सरसाइज की वजह से या सांस रोकने की वजह से भी या कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ब्लड में उसके बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। इसमें जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी दी जाती हैं इसके जो कि रिड्यूस करती हैं नॉर एपिनेफ्रिन एक्टिविटी को। इसमें मेजर जो नॉर एड्रेनाजिन के पाथवे लिंक होता है वो लोकस सीरियलस होता है मैगडेला के साथ। मैगडेला का बेसिकली इसमें ज़्यादा अहम किरदार होता है। उसको जाना जाता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है लर्निंग एंड जो है ट्रिगरिंग ऑफ इमोशंस के हवाले से, यानी इमोशन को ट्रिगर करता है, लर्न करवाता है, ख़ास तौर पर जो फियर होता है। तो बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं जो कि पैनिक अटैक्स जो है ह्यूमन के अंदर वो प्रोड्यूस करती हैं, वो लोकस हमारा जो सिरुलस होता है उसके अंदर पाई जाती है। तो ड्रग्स जो है जो इंक्रीज़ करती है नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिविटी को, वो पैनिक अटैक्स को ट्रिगर करती है इन पीपल्स के अंदर और उसके साथ पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जबकि वो ड्रग्स जो कि डिक्रीज़ करती है नॉरएपिनेफ्रिन, वो पैनिक अटैक्स को रिड्यूस करती हैं। और अगर इनको इकट्ठे लिया जाए तो ये फाइंडिंग जो है वो सजेस्ट करती हैं कि जो पैनिक अटैक्स है इनके जो है ओवर एक्टिविटी जो नॉर एड्रेनर्जिक जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर जो ओवर एक्टिविटी होती है, और ये जो नॉर एड्रीनर्जिक जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं फियर रिस्पॉन्सेस का जो मैकेनिज़्म होता है, फियर रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म को जो होता है एमिग्डाला के अंदर।
इसमें जो दूसरी मेन जो क्लास है ड्रग्स की जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है पैनाक्टेक्स, वो कम्बिनेशन के साथ दी जाती है बिहेवियरल टेक्निक्स के, और वो बेंजोडाइज़ेपाइंस वगैरह हैं जिसमें कि वेलियम है, लिब्रियम है, ये जो हैं उनको अटैच किया जाता है गैबा ए के रिसेप्टर्स के साथ। गैमा अमाइनोब्यूटिक एसिड का जो ए रिसेप्टर्स को, ये जो है वो सेंसिटिविटी को न्यूरोट्रांसमीटर्स की, यानी गैबा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करता है। जो इंक्रीज़ जब होता है इनहिबिटरी एक्शन ऑफ गैबा को, तो गैबा ए जो रिसेप्टर्स हैं वो फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर, स्पेशली जो एक रीजन होता है जो कि जिसका कंसर्न होता है इमोशंस के साथ। इसके अलावा इसमें अमेगडाला का जो है और बेसल गैंग्लिया का अहम किरदार होता है। ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि जो कुछ जो डेफिसिट है गैबा रिसेप्टर के सिस्टम के अंदर, ये लीस्ट जो है पार्शली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पैनिक अटैक्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो ऑब्सेशंस होते हैं ये परसिस्टेंट थॉट्स होते हैं और इमेजेस होती हैं जो कि इंसान कॉन्शियसली जिनको फील करता है। उसके अलावा ये एक रेपिटेटिव अनकंट्रोलेबल उनके अंदर फीलिंग्स होती हैं जिनको इंसान जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जो उनके माइंड में आ रही होती हैं, और इसकी वजह से इंसान के अंदर एंजाइटी पैदा हो रही थी। यानी अनवांटेड थॉट्स होते हैं जिनको इंसान नहीं चाहता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इंसान के माइंड में वो जो है ऑब्सेशंस आ रहे होते हैं, वो ख़यालात आ रहे होते हैं, और जो अटैम्प्ट होती है इनको इग्नोर करने की, इंसान उसमें फ़ेल हो जाता है और इसके लिए फिर वो ज़्यादा एनेक्शियस हो जाता है। कंपल्शंस जो है वो एक रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। जो ऑब्सेशंस हैं ये रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं, ये परसिस्टेंट थॉट्स होते हैं, और जो कंपल्शंस हैं ये बेसिकली रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, ऐसा किरदार जो इंसान बार बार करता है, या वो कुछ मेंटल एक्ट्स होते हैं जो कि इंसान फील करता है कि जिनको वो कम परफॉर्म करना अपने लिए लाजमी समझता है। अगर वो इनको फ़ेल हो जाता है इनको परफॉर्म करने का, तो वो इनको बाकायदा तौर पर की वजह से उसे एंजाइटी फील हो, जब तक वो उनको परफॉर्म नहीं कर लेता उसे एंजाइटी फील हो रही होती है। यानी वो उनको परफॉर्म करना नहीं चाहता लेकिन वो उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसकी वजह से उसे एंजाइटी जो है वो फील होती है, और जो है फिर जब वो कर लेता है तो उसकी वजह से उसकी एंजाइटी में कमी वाक़या होती है। तो कॉमन जो कंपल्शंस हैं जिनके अंदर हैंड वॉशिंग है, बार बार हाथ धोना, चेक्स करना, चेकिंग वगैरह हो जाती है, डोर के लॉक्स को चेक करना, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो है उनको चेक करना कि स्विच ऑफ हुए नहीं हुए हैं। इसके अलावा काउंटिंग्स वगैरह के इनके साथ किसी चीज़ को बार बार काउंट करता है, उसे शक होता है कि कोई चीज़ कम है। जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस जो बेसिकली ये इकट्ठे वाक़या होते हैं, तो इनको हम डायग्नोज करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जो कंडीशन होती है ये एक्सट्रीमली डिसेबलिंग होती है, और बोथ जो ऑब्सेशन और कंपल्शंस हैं इम्पॉसिबल बना देते हैं इंसान की नॉर्मल लाइफ को जो है वो कंटिन्यू रखने में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की जब साइकोफार्माकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं तो जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी जो है जिसको PET स्कैन कहा जाता है, ये जब किया जाता है उन लोगों का जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है तो उनके ब्रेन्स का, तो वो उनके अंदर जो है वो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी एक्टिविटी में इंक्रीज़ पाया जाता है, यानी वो नज़र आता है, और ये एसोसिएटेड होता है सब कॉर्टिकल जो एरिया होता है उसके साथ इसका होता है। तो पॉजिटिव जो PET स्कैन बेसिकली है जिसको पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहा जाता है, ये बेसिकली एक स्कैन होता है जो कि इमेजिंग एक टेस्ट होता है जो डॉक्टर्स को अलाउ करता है कि वो किसी जिस्म के अंदर किसी भी डिज़ीज़ को जो है वो चेक कर सकें। ये जो इसमें स्कैन जो है वो यूज़ किया जाता है, एक उसमें एक स्पेशल डाई होती है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव ट्रेसेस होते हैं, उसके ज़रिए स्कैन किया जाता है। ये जो ट्रेसर्स होते हैं बेसिकली ये ट्रेसर्स जो हैं इनको या तो निगला जाता है या इनहेल किया जाता है या वेन में इंजेक्ट किया जाता है आर्म के अंदर। ये डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी का पार्ट जो है उसको इंजेक्ट जो है उसको एग्जामिन किया जा रहा है, तो उसके ज़रिए से ये ट्रेसर्स उसकी एक जो है इमेजिंग देते हैं।
ये जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ किया जाता है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के ज़रिए से। जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है उस वो जो है उसको चेक किया जाता है। उसके अलावा उसकी जो fMRI जो है वो शो करती है कि उसके अंदर जो एजिटेशन है वो होती है जब उसके अंदर ब्रेन जो रीजन्स हैं उसके उनके बहुत कई जो वेरियस ब्रेन रीजन्स हैं उनके एक्टिविटी के अंदर जब इंक्रीज़ पाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा fMRI के बारे में बताता चलूँ कि जो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या जिसको फंक्शनल MRI भी कहा जाता है, ये ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये इसको जो मेजर किया जाता है जब डिटेक्ट करने के लिए जो चेंजेस हैं एसोसिएटेड होती हैं ब्लड फ्लो के साथ उनको, ये जो टेक्निक है ये रिलाई करती है इस फैक्ट के ऊपर कि जो सेरिबुलर ब्लड फ्लो है और जो न्यूरोनल एक्टिवेशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करती हैं, वो कपल्ड होती हैं। जब किसी भी ब्रेन का जो वो किसी भी जो है जब यूज़ हो रहा होता है ब्रेन का एरिया, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो ब्लड फ़्लो है उस रीजन के अंदर वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इस चीज़ को जो है ये हमारी जो फंक्शनल जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है फंक्शनल जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उसके ज़रिए से इसको मालूम किया जाता है। तो ब्रेन के जिस रीजन के अंदर एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के पर्सनस के अंदर, उनमें जो है वो कॉर्टेक्स है ऑर्बिटोफ्रंटल या लेटरल फ्रंटल या जो है इंसुलर और जो एंटीरियर सिंगुलेट है इन पार्ट्स के अंदर, और उसके साथ साथ एमिग्डाला के अंदर। जो इसमें रिकवरी होती है वो आफ्टर ट्रीटमेंट वो उसमें देखा जाता है कि जो प्री फ्रंटल एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब उसको fMRI के ज़रिए से मेजर किया जाता है। और ये तमाम जो एरियाज़ हैं ये फेयर्स जो सर्किट्स होते हैं उनके साथ ये इन्वॉल्व होते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की हम बात करें तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली जब आम हमारी जो एंजाइटी है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है 6 मंथ्स के लिए, और इसका जो फोकस है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के हवाले से नहीं होता, जैसे कि हम फोबियाज़ के अंदर देखते हैं, फोबिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखते हैं, उसमें ख़ास इवेंट सिचुएशंस होती हैं। ये एक फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी होती है और इसमें डिफ़िकल्टी होती है, कंसंट्रेशन की डिफ़िकल्टी है, फटीग इसमें होती है, इनएडिक्वेंसी की फीलिंग्स होती हैं, इंसोमिनिया होती है, इरिटेबिलिटी की फीलिंग्स होती हैं। इसको हम जो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और तकरीबन एक साल में 6% जो पॉपुलेशन है वो इससे सफ़र होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी जेनेटिक की हवाले से बात करें तो इसमें जेनेटिक कंपोनेंट्स के एविडेंसेस भी जो है वो पाए जाते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। इसकी साइकोफार्माकोलॉजी की जब हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो बेंजोडाइज़ेपाइन्स वगैरह हैं जैसे वेलियम है, लिब्रियम है, तो ये इनको देखा गया है कि ये अटैच होती हैं गैबा ए रिसेप्टर के साथ लिम्बिक सिस्टम के अंदर, और ये बेसिकली इफ़ेक्टिव होती हैं ट्रीटमेंट के लिए जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर की। हम ये भी पॉजिटिव करते हैं कि जो अंडरलाइन सर्किट्स होते हैं वो सेम इसमें भी वही होते हैं जो कि पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। जो पैनिक्स के अंदर जो सर्किट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं वही सेम इसकी भी जो है वो साइकोफार्माकोलॉजी उससे तकरीबन जो है वो सेम होती है। लेकिन इसमें जो अफराद जो कि मौत के करीब वाक़े होते हैं, मर रहे होते हैं, उनको जो है वो सर्टन स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि मॉर्फिन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, उनकी फिर पेन और एंजाइटी को रिलीव करने के लिए उनको जो है मॉर्फिन जो है वो दी जाती है। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाता है तो उसके लिए फिर ड्रग थेरेपी और साइकोथेरेपी जैसे कि हम बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं वो ज़्यादा दी जाती हैं, उनको दिया जाता है। अगर हम अकेले भी इनको दिया जाता है और कम्बिनेशन की फॉर्म में भी दिया जाता है। ये बेसिकली रिलीव करती हैं जो डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है, डिसफंक्शंस होती हैं, उस कंडीशंस के अंदर ये रिलीफ दे रही होती हैं। बेंजोडाइज़ेपाइन की जब हम बात करें, जैसा कि डायज़ेपाम वगैरह जो मेडिसिन्स होती हैं कॉमनली इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है एक्यूज्ड एंजाइटी के अंदर। बहुत सारे जो अफराद होते हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाता है एंजाइटी के अंदर, जैसे कि
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, SSRIs होते हैं, ये भी जो काम कर रहे होते हैं एंजाइटी के डिसऑर्डर्स के लिए, जैसा कि ये डिप्रेशन के लिए काम कर रहे होते हैं उसी तरीके से। तो स्पेसिफ़िक जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है कि कौन सा जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस होता है। तकरीबन तमाम जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं वो अकर हो सकते हैं दूसरी साइकेट्रिक कंडीशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जो एंजाइटी डिसऑर्डर है ये बाज़ दफ़ा अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के अंदर भी होता है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि तमाम ये जो कंडीशंस हैं उनको ट्रीट किया जाता है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनको ट्रीट किया जाता है। तो जो ट्रीटिंग होती है, इलाज होता है अल्कोहलिक यूज़ डिसऑर्डर का विदाउट ट्रीटिंग द एंजाइटी, वो इफ़ेक्टिव होता है जब तक कि इंसान जो है वो अल्कोहल को इस्तेमाल कर रहा है एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। दूसरी तरफ जब हम देखें तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर को अगर हम अल्कोहल डिसऑर्डर के बगैर उसको करते हैं, अल्कोहल डिसऑर्डर जो है वो उसको एड्रेस किए बगैर हम करते हैं, तो ये बेसिकली अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि जो डेली चेंजेस होती हैं अमाउंट ऑफ अल्कोहल की ब्लड के अंदर, वो हमारे जो लेवल ऑफ एंजाइटी होता है उसको फिर फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो इसलिए अगर एक शख्स को एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी के साथ साथ उसको अल्कोहल ड्रग जो है वो डिसऑर्डर भी है, अल्कोहल अब्यूज़ डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर उसको कहते हैं, तो वो भी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर का वो किया जाए तो उसके साथ साथ उनको अल्कोहल जो है वो दी जाए, यानी उनको यूज़ करवाई जाए, तो इसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हो सके। इसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है, जिसमें कि नाम से भी ज़ाहिर है पोस्ट है, बाद में आने वाला, ट्रॉमेटिक सदमे को कहा जाता है, ट्रॉमा को कहा जाता है, और उसकी वजह से जो सदमा होता है उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को, यानी किसी भी सानया वाक़या सदमे के बाद के जो कंडीशंस हैं और वो बार बार ट्रिगर करता है, और ये बेसिकली जो है शॉर्टली कोई भी ट्रॉमेटिक जब इवेंट होता है, जैसे कि कोई कम्बैट हो गया, कोई रैप हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, ये सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसमें एक इंसान के इंटेंस फेयर को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो इसमें मोस्ट पीपल जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे एंजाइटी, और इसमें फिर रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स उनको आएंगे उस इवेंट्स के हवाले से, यानी वो थॉट्स आएंगे बार बार आएंगे। और कुछ अफराद के अंदर ये जो परसिस्टेंट लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, परसिस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए उसके बाद, और इनको जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक इस तरह के वाक़यात होते हैं जब ये किसी साने सदमे के बाद भी वो प्रोलॉन्ग करते हैं या परसिस्ट करते हैं लॉन्ग आफ्टर, और तो इसको हम जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बेसिकली फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उस इंसिडेंट्स के, उन वाक़े को, और इसमें ये रिकरेंट ड्रीम्स के हवाले से भी, उन इवेंट्स के हवाले से ड्रीम्स भी आ रहे होते हैं, और वो फील कर रहा होता है उसको, और ऐसे वो एक्ट कर रहा होता है कि जैसे कि अभी वो वाक़या हो रहा होता है। इन तमाम जो कंडीशंस होती हैं, ये टाइप्स ऑफ अकरेंस हो रही होती हैं, इनमें कि इंसान जो है इंडिविजुअल वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है हाइटेंड जो फिज़ियोलॉजिकल अराउजल्स, और इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिहेवियर के ऊपर जो हो रहे होते हैं, वो इरिटेबिलिटी की सूरत में हो रहे होते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की सूरत में होते हैं, और इंसोमेनिया के सूरत में जो है वो हो रहे होते हैं। हम इसकी बात करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की साइकोफार्माकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली साइकोथेरेपीज़ भी एक इस्तेमाल की जाती है, कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी यूज़ करते हैं। इसके अलावा आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग इसमें एक प्रोसेस होता है जो कि जिसको एक्सपोजर थेरेपी के साथ दिया जाता है। जब इसके मेडिकेशंस के हवाले से बात करते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये हेल्प करती हैं जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के, उनको ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा ये हेल्प करती है स्लीप प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए और कंसंट्रेशन को। इसमें जो पहले हम बात कर रहे थे, जैसे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। SSRIs का मेडिकेशन इसमें जो आती है, सर्ट्रलाइन जो है SERTRALINE, और इसकी जो ब्रांड नेम है वो ज़ोलोफ्ट आ जाती है, ZOLOFT।
ज़ोलोफ्ट। और ये जो है इसके अलावा पैरोक्सिटीन, इसमें पैरोक्सिटीन जो है पैक्सी के उसमें आती है PAXI के हवाले से, और इसको अप्रूव्ड किया है बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है PTSD की ट्रीटमेंट के हवाले से। इसके अलावा एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी इसमें यूज़ की जाती है। ये जो ड्रग्स होती हैं, एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स होती हैं, बेसिकली ये रिलीव करती हैं सीवियर एंजाइटी को और उसके साथ जो रिलेटेड सिम्टम्स होती हैं। कुछ जो एंटी एंजाइटी मेडिसिन्स होती हैं इनकी बेसिकली ये पोटेंशियल इनकी जो होती है अब्यूज़ के उसमें आ जाती हैं, और इनकी सिवियरिटी लेवल, या हम ये सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा प्रेज़ोसिन एक मेडिसिन होती है जिसको यूज़ किया जाता है, और कुछ स्टडीज़ जो हैं वो इंडिकेट करती हैं कि जो प्रेज़ोसिन है, या जिसको मिनी प्रेस कहा जाता है, ये रिड्यूस कर देती है, ये सप्रेस करती है नाइटमेयर्स को कुछ लोगों के अंदर जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में एक और जो न्यू इसमें ट्रीटमेंट आई है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की, उसके अंदर मीडाजोलेम एक टैबलेट्स है, इसको माइडाजोलेम भी कहा जाता है। इसके अलावा कैटामाइन जो है एक मेडिसन है, इसमें जो है वो यूज़ की जाती है, जो कि स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली जो कैटामाइन है वो एक रैपिड ट्रीटमेंट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की, जिसको यूज़ किया जाता है। जी, ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने साइकोफार्माकोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के हवाले से बात की, और आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स की मुख्तलिफ टाइप जो है उनके हवाले से उनकी जो है वो बेसिक जो उसकी डायग्नोसिस हैं, उसकी सिम्टम्स वगैरह हैं, या इसके अलावा उनकी जो साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनके हवाले से बात की, और कौन सी चीज़ें, कौन से एरियाज़ उसमें इफ़ेक्ट होते करते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपको बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।